नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। महादंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में मेरी मौजूदगी है और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल का जवाब अब तय हो चला है। नाम है नितिन नवीन। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन ने पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भाजपा मुख्यालय में नामांकन दाखिल कर दिया है। अभी तक सिर्फ एक ही नामांकन आया है, इसीलिए नितिन नवीन ही बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, ये तय हो चुका है। बीजेपी मुख्यालय में आप देख पा रहे हैं किस तरह से साज सज्जा का काम किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और दूसरे तमाम सीनियर नेताओं की मौजूदगी में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है। इन सभी नेताओं ने चुनाव अधिकारी को नितिन के लिए समर्थन पत्र अपने जमा कर दिए और शाम 6 बजे तक, यानी कि अब से 1 घंटे के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन नए अध्यक्ष के नाम के ऐलान के पहले कई सवाल भी सियासी गलियारों में उठ रहे हैं कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद नितिन नवीन की आगे की राह कितनी चुनौती भरी होगी। क्या पार्टी के विजय रथ का सारथी बनना आसान होगा या फिर ताज कांटों भरा साबित होगा। और बड़ा सवाल यह भी है कि पार्टी का युवा चेहरे वाला दाम क्या बदलाव लेकर आएगा। और 5 राज्यों में चुनाव की जो पहली अग्नि परीक्षा नितिन नवीन को पास करनी है, उसके लिए उनके तर्कश में क्या क्या तीर हो सकते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आज दिन भर इसको लेकर किस तरह की गहमागहमी रही, नामांकन प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ी, बीजेपी के नेता उत्साह में कैसे नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कैसे तंज कस रही है, देखिए। ये बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे बिहार के एक वरिष्ठ नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। ये कैसी प्रक्रिया है कि चुनाव से पहले घोषित कर दिया साहब ये हमारे अध्यक्ष हैं। बताइए ना, उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है, कब है वोटिंग, कहां हो रही है वोटिंग। कांग्रेस को कहे कि अपने बारे में पहले झांके, उनके यहाँ जिस तरह से नॉमिनेट हो रहे हैं अध्यक्ष, उसकी वजह से पार्टियों में जो गिरावट आ रही है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी से प्रेरणा लेनी चाहिए। कई लोग कतार में थे, कतार से कैसे शॉर्ट सर्किट करके आए हैं, तो मुझे लगता है कि शुभकामनाएं। बिहार को ये अवसर मिला है, बिहार से आने वाला एक नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्र की सेवा करेगा। 3 घंटे में कोई अध्यक्ष बनता है क्या? 3 घंटे में तो आदमी खाना खा के निपट नहीं सकता। आप बताइए। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के माटी, बिहार के धरती के पुत्र, 45 वर्ष का एक युवा बनने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक नए जनरेशन को आने वाले समय के लिए स्थापित कर रही है। 45 साल की भारतीय जनता पार्टी और 45 साल के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने जा रहे हैं नितिन नवीन। नवीन युग का सूत्रपात क्या वो कर पाएंगे, बड़े नेताओं के साथ तालमेल कैसे बिठाएंगे, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन नितिन नवीन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू होनी है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चले, पश्चिम बंगाल में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें या तो ब्राह्मण या कायस्थ मुख्यमंत्रियों का दबदबा रहा है। नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं, ऐसे में क्या इसके जरिए कोई मास्टर स्ट्रोक चल पाएगी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी सरकार नहीं बना पाई है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार वहां पर भी सूखे की स्थिति रही। एआईएडीएमके को सपोर्ट करने के बावजूद कभी भी मजबूत स्थिति में बीजेपी नहीं पहुंची, तो वहां पर अन्नामलई के जरिए क्या कमल खिलाफ आएगी। इसके अलावा केरला, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की कोशिश यही होगी कि युवा नेतृत्व के जरिए आगे बढ़कर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यकीनन देश के सर्वमान्य नेता, बीजेपी के दुनिया के बड़े पॉपुलर नेताओं में उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया जाए और उन राज्यों में सूखा खत्म किया जाए। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ये पाना बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उसके बारे में बताते हैं। 1980 में
बीजेपी जब बनी थी तो सबसे पहले अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के कंधों पर। बाद में वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1956 में चुनाव लड़ा था। जनसंघ के भी वो बड़े नेता थे, उनका कद पहले से ही बड़ा था। उसके बाद आती है बारी लाल कृष्ण आडवाणी की। लाल कृष्ण आडवाणी ने जब अध्यक्ष का पद संभाला तो उनके नेतृत्व में पहली बार उत्तर प्रदेश में कमल खिला था। कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर मुरली मनोहर जोशी आए, फिर लाल कृष्ण आडवाणी को जिम्मेदारी दी गई। कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जेना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे तमाम बड़े बड़े नेताओं ने इस पद को सुशोभित किया है। ऐसे में नितिन नवीन के सामने चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी होंगी। पवन गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं, अब आगे क्या, कब औपचारिक ऐलान किया जाएगा? नितिन नवीन को लेकर क्या खबर है? उनकी पहली झलक मीडिया कैमरों पर कब दिखेगी इस चुनाव के बाद? देखिए, जो स्क्रूटनी का काम था वो नामांकन के बाद में स्क्रूटनी का काम खत्म हो गया और चूंकि नामांकन सिर्फ एक ही आया था नितिन नवीन का, ऐसे में आगे नामांकन पत्र वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं बचता। और लगातार जिस तरह से बीजेपी दफ्तर में तैयारियां हैं, इस बात से ये तय हो गया है कि पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ही होंगे। उनके अलावा पहले से भी कोई शंका सुबह किसी को थी नहीं, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर मोहर लग गई है कि नितिन नवीन ही पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हालांकि औपचारिक घोषणा जो है इसको लेकर वो कल सुबह 11:30 बजे होगी, जब पार्टी के जो चुनाव अधिकारी हैं डॉक्टर के लक्ष्मण सुबह जानकारी देंगे और उनके नाम की आधिकारिक तौर पर घोषणा करेंगे। और उसके बाद में बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ा जश्न का और बड़ा जो अभिवादन का कार्यक्रम होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता हैं वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और यहां नितिन नवीन का अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर स्वागत किया जाएगा, अभिवादन किया जाएगा। पार्टी दफ्तर की अगर तस्वीर की बात करें तो जो है पीछे आप देख सकते हैं लगातार बड़े बड़े कटआउट्स लगा दिए गए हैं। यहां जो है सामने कुर्सियां बिछाई जा रही है, तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो यहां सामने आकर बैठेंगे और उनको लेकर यहां जो मंच जो है ऊपर प्रधानमंत्री जहां से संबोधित करते हैं वहां एक मंच जो है तैयार किया जाएगा और मंच से ही यहां सारे कार्यक्रम कल होने वाले हैं। उसको लेकर अगर आप बात करें तो शाम को तकरीबन 6:30 बजे के आसपास आज जो है पूरा का पूरा कार्यक्रम होगा, अभी वो खाली है और उसी सामने वाले हिस्से पे हमारी मौजूदगी है जहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता आते हैं और यहां से संबोधित करते हैं। यहीं पर नितिन नवीन कल आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, यानी कि जो औपचारिक ताजपोशी है वो इसी जगह से की जाएगी। हमारे साथ विशाल पांडे भी जुड़ चुके हैं। विशाल, अब यहां से आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल है नितिन नवीन की पहली झलक कब दिखेगी? अब तो भाई जो औपचारिकता होती थी वो निभा ली गई है, लेकिन नितिन नवीन अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। देखिए बिल्कुल चित्रा, और लगता है पहली झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही नितिन नवीन की देखने को मिलेगी 20 जनवरी को इसी बीजेपी मुख्यालय पर, जब उनके अध्यक्ष की घोषणा औपचारिक तौर पर की जाएगी। और नितिन नवीन जो कि लंबे समय से संगठन का काम करते रहे हैं, चित्रा आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि बीजेपी का जो मौजूदा आला कमान है वो अपने कार्यकर्ताओं पर नजर रखता है। जिस तरह से नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ में काम किया था, बिहार में वो चुपचाप काम कर रहे थे, युवा मोर्चा के वक्त उन्होंने शानदार काम किया था, तो तमाम जो जमीन से रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लिया करते हैं, उसके आधार पर ही यहां पर यह कहा जा सकता है कि नितिन नवीन को इस पद के लिए चुना गया, जिसका चुनाव आज हो रहा है। और नितिन नवीन तमाम जो उनको जिम्मेदारियां मिलती रही उनको पूरा करते रहे हैं। उनके समय जब अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा में थे, अनुराग ठाकुर एक उनके बारे में बताते हुए एक किस्सा बता रहे थे कि कैसे वो तमाम यात्राओं को बखूबी निभाया करते थे, उनकी प्लानिंग किया करते थे और बहुत शांत ढंग से वो एक एक चीज को कागज पर उतारा करते हैं, क्योंकि रणनीति जब तक कागज पर नहीं उतरती है उसे जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब बिल्कुल एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को कैसे चुनाव में काम करना है, संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर नितिन नवीन का बहुत बड़ा फोकस रहा है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने बहुत शानदार काम किया, तो उसी का इनाम यह कहा जा सकता है कि नितिन नवीन को यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी के इस मौजूदा संगठन को आगे और मजबूत कैसे लेकर जाए, क्योंकि 2014 से बीजेपी एक तरह से पूरी तरह से बदली हुई बीजेपी है, एक नए ढर्रे पे बीजेपी काम करती है। तो उस बीजेपी को आने वाले 10 साल 20 साल तक कैसे 2014 वाली बीजेपी बनाकर रखी जाए, इसी मूल मंत्र पर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नवीन को आगे बढ़ने की उम्मीद करेंगे और नितिन नवीन भी इन मुद्दों पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन तैयारियां पूरी हैं और जेपी नड्डा का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आखिरी दिन होगा और कल से नवीन युग बीजेपी में शुरू हो जाएगा। नयापन देश को उन हिस्सों में क्या कमल खिला पाता है, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन बीजेपी मुख्यालय को बिल्कुल
दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्योंकि 45 साल की भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष के तौर पर 45 साल के नितिन नवीन अब सुशोभित करने जा रहे हैं। औपचारिक ऐलान ही बाकी रह गया है, बाकी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी है, जिनके साथ महादंगल में नए सिरे से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त जुड़ चुके हैं। जूही सिंह जी, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सोमनाथ भारती जी, आप पूर्व मंत्री प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलूक नागर जी, पूर्व सांसद महासचिव हैं, आप आरएलडी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और शशि रंजन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और एक वक्त पर नितिन नवीन के साथ आपने काम भी किया था। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए सुधांशु जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा तंज कसा जा रहा है। तंज इस बात को लेकर के भाई वो भी तो परिवारवादी पार्टी के ही देन हैं, उनके पिता नेता रहे, मंत्री रहे, उनके बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और कहा यह भी जा रहा है बीजेपी में तो 2 ही लोगों की चलती है, तो नितिन नवीन क्या नयापन कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष बनकर? देखिए, सबसे पहला अंतर यह है कि हम सन 2026 में बैठे हैं, 21वीं सदी के 25 साल पूरे हुए। और आप देखिए आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची दी गई, तो 2001 में जब 21वीं सदी का पहला साल शुरू हुआ तो हमारे अध्यक्ष जनक कृष्ण मूर्ति जी थे, फिर बंगारू लक्ष्मण जी हुए, फिर वेंकैया नायडू जी हुए, फिर आडवाणी जी हुए, फिर राजनाथ जी हुए, फिर नितिन गडकरी जी हुए, फिर से राजनाथ जी हुए, फिर अमित शाह जी हुए, फिर नड्डा जी हुए, अब नितिन नवीन जी हुए। और इस पूरे 25-26 साल में कांग्रेस का नेतृत्व एक ही परिवार के हाथ में रहा। आज अध्यक्ष यदि दूसरा है तो हाईकमान यही है। यानी जिस पार्टी में 26 साल से कोई नेतृत्व ही नहीं बदला, वो इस प्रकार की बात कहे तो ये बहुत हास्यास्पद लगता है। हाँ, जहां तक उन्होंने कहा किसकी चलती किसकी नहीं चलती है, यहीं पर एक बात समझने लायक है। मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कई बार बोला और आज मैं फिर कह रहा हूं। आज मैं आपके लाखों दर्शकों से पूछूं कि जब अमृतकाल समाप्त होगा 2047 में, तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। परंतु ये सारी पार्टियां यदि ये रही तो 2047 में इनके पार्टी का नेतृत्व या कमान एक ही परिवार के हाथ में होगी, यह बात बिल्कुल तय है। तो वास्तविक अर्थों में पूर्णतः लोकतांत्रिक पार्टी यदि है तो कोई भारतीय जनता पार्टी है, जो विचार व्यवहार प्रेरणा में पूर्णतः भारतीय है। बाकी कोई सोशलिस्ट विचार लिए है तो वो विदेश से लिए हुए है, कोई कम्युनिस्ट विचार लिए है तो विदेश से लिए है, तो कोई कांग्रेस पार्टी तो खैर वो स्थापित ही विदेशियों के द्वारा की गई थी। तो एक मूलभूत फंडामेंटल डिफरेंस है। और यहां पर एक और बात समझने लायक है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 1980 में हमारी स्थापना के बाद पार्टी की लगभग जितनी आयु है उतनी ही आयु के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यह भी दर्शाता है कि एक पीढ़ीगत परिवर्तन, और यह भाजपा में कोई पहली बार नहीं हो रहा। 1990 के दशक में भी प्रमोद महाजन जी, नरेंद्र मोदी जी, सुषमा स्वराज जी, 90 के दशक में अरुण जेटली जी, ये सब 40-45 के ही आसपास के थे। तो व्यवस्थित रूप से पार्टी सबके कार्यों को ध्यान में रख के उचित मौके पर उचित प्रतिनिधित्व देती। जहां तक आपने कहा इसकी बात, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुए आज 20 साल से ऊपर कोई बना नहीं। सुधांशु जी, मेरा अगला सवाल है, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। मेरा सवाल है सुधांशु जी, आप खुद तजुर्बे में, अनुभव में, आप भी खुद युवा चेहरा हैं लेकिन उनसे कहीं वरिष्ठ हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग अध्यक्ष पद के लिए, धर्मेंद्र प्रधान हो, भूपेंद्र यादव हैं, ऐसे कई नेता हैं जो आगे चल रहे थे, शिवराज सिंह चौहान हो, उनके बीच में समन्वय कैसे बनाएंगे नितिन नवीन? क्योंकि यहां पर उनसे बहुत बड़े बड़े कद के नेता, राष्ट्रीय राजनीति में भी जिनका बहुत बड़ा पद और कद रहा है, उनके साथ समन्वय बनाने की चुनौती होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संरचना और अन्य पार्टियों और कांग्रेस की संरचना में मूलभूत अंतर है। हम मूलतः एक विचारधारा प्रेरित और कैडर आधारित पार्टी, कांग्रेस और अन्यथा अधिकांश दल जो हैं वो सत्ता प्रेरित परिवार आधारित पार्टी है। तो हमारे यहां चूंकि विचारधारा प्रेरित है और कैडर है, इसलिए आप याद करिए जब अमित शाह जी बने थे वर्तमान गृह मंत्री, ही वॉज 49, और उस समय का जितना नेतृत्व था सब आयु में उनसे बड़े थे। उस समय तक प्रधानमंत्री जी और राजनाथ सिंह जी तो थे ही, अरुण जेटली जी भी थे, सुषमा स्वराज जी थी, मनोहर पर्रिकर जी थे, ये सब लोग उनसे बड़े थे उम्र में। आप चलिए, जिस समय हम विपक्ष में थे, नितिन गडकरी जी अध्यक्ष बने थे, ही वॉज जस्ट 52, वो 52 साल के थे, और उस समय भी राजनाथ सिंह जी तो थे ही थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी थे, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी थे। परंतु इसके बावजूद
हमारे यहां व्यवस्था और विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य चलता है, इसलिए व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाता है, अवस्था की दृष्टि से नहीं देखा जाता। ठीक है, अब व्यवस्था अवस्था में कितना परिवर्तन आएगा ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपने बिल्कुल शब्दों का सही सही चयन करके तारीफों के पुल बांध दिए हैं कि कैसे नवीन युग का सूत्रपात होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन ये बात भी सच है, अमित शाह ने जब कमान संभाली बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में उन्हीं के बलबूते 73 सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन ने हासिल की थी। तो वो दौर और नितिन नवीन का, लेकिन युवा चेहरा है, जोश बीजेपी का हाई है और इस बढ़े हुए जोश में अब तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरला में क्या कमाल होता है देखना दिलचस्प रहेगा। अब जूही सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए आपके खुद के अध्यक्ष युवा हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, जूही सिंह जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास मैं जाऊंगी। सोमनाथ भारती जी का उसके पहले रुक कर लेती हूं। सोमनाथ भारती जी, देखिए युवा नेतृत्व के हाथों कमान सौंपकर भारतीय जनता पार्टी अपनी लकीर बड़ी कर रही है, आगे की चुनावी की तैयारियों में जोर शोर से वो जुट गई है। ये जो नवीन सूत्रपात हो रहा है, नवीन युग का अभ्युदय, इसको कैसे देख रहे हैं सोमनाथ जी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं, चूंकि नवीन जी को कमान मिल रही है भाजपा की, तो उनको बधाई दे दूं। लेकिन साथ में ये कहना चाहता हूं कि एक वक्त था तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वाजपेयी जी कहा करते थे कि भाई ऐसी सत्ता अगर मुझे मिले तो मैं चिमटे से नहीं छूना चाहूंगा। आज वो बीजेपी नहीं है, आडवाणी जी की बीजेपी, जोशी जी की बीजेपी एक अलग बीजेपी थी। आज मैं देख पा रहा हूं कि जब तक भाजपा जीत रही थी तब तक नड्डा साहब बैठे थे। आज भाजपा घिर गई है। आज इस प्रकार से मणिकर्णिका वाला घटना हो, या संतों को मारने पीटने वाली घटना हो, या मंदिरों को तोड़ने वाली घटना हो, या अब बंगाल में जिस प्रकार से हारने की संभावना है भाजपा की वो वाली हो, तो नितिन नवीन जी को दे दिया है। पता नहीं बेचारे कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, आप देखें ये कार्यकर्ताओं, भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये पहचान है या उनका इलेक्शन उन्होंने सेलेक्ट किया है या दिल्ली तलवार से आया है, तो ये ऊपर से थोपा गया है। जिस प्रकार से भाजपा के सारे मुख्यमंत्री देख लें, चाहे वो नायब सिंह सैनी साहब हो, मोहन यादव साहब हो, फडणवीस जी हो, या हमारे दिल्ली की रेखा गुप्ता जी हो, ये सब ऊपर से थोपे गए हैं। नीचे से कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक बड़े पावर कॉरिडोर में दिल्ली चलता है, ये पर्ची मुख्यमंत्री है, तो पर्ची अध्यक्ष भी हो गए इनको। तो पर्ची मुख्यमंत्री, पर्ची अध्यक्ष का मतलब क्या है कि पावर सेंटर दो ही पे रहेगा, जो फैसला वो करेंगे वो मान्य होगा। तो ऐसे व्यक्तियों की तलाश में लगी रहती है आजकल भाजपा कि जो ऊपर से कहा जाए उसमें ना अनुकर ना करे। जैसे यहाँ कहा था ना रेखा जी ने दिल्ली में, तो भाई हमारा क्या है, जहां कहते हैं अंगूठा लगा देती हूँ। तो पॉसिबली अब भाजपा, मोदी जी की भाजपा और अमित शाह जी की भाजपा वैसे लोगों को ढूंढती है जो कि जहां कहेंगे अंगूठा लगा देंगे। मुझे नहीं लगता कि जैसे हमारे सुधांशु जी हैं, बड़े इंटेलिजेंट है, इनको नहीं बना सकती क्योंकि ये सवाल पूछ लेंगे। इसलिए आजकल उन लोगों को ढूंढ रही भाजपा जो कि जहां कहें वहीं खड़ा रहो, जो लिखें वहां साइन कर दो। तो ये मुसीबत है आज के भाजपा में और वाजपेयी जी के भाजपा में। ठीक है सुधांशु जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं मलूक नागर साहब के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं आपको बीजेपी कभी अध्यक्ष नहीं बनाएगी क्योंकि आप सवाल पूछ लेंगे। पहले मैं झगड़ा लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सोमनाथ जी से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। यही मैं एक अंतर बताता हूँ, सोमनाथ जी को समझना चाहिए और फिर आम आदमी पार्टी के ऊपर अलग बताऊंगा। देखिए सोमनाथ जी, आपने कहा ना जहां कहें वहां साइन कर दें। भारतीय जनता पार्टी में कहां साइन करना है, क्या बोलना है, यह जनसंघ के जमाने से स्पष्ट है। भाजपा ने आज तक अपने किसी सैद्धांतिक मुद्दे से कोई परिवर्तन नहीं किया है। धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम मंदिर जनसंघ के जमाने से है। याद करिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा था और मोदी जी ने आकर उसको 2019 में समाप्त किया। वहीं साइन करना था, कोई भी पार्टी का नेतृत्व रहता। राम मंदिर बनाने का संकल्प 1989 में हमने समर्थन की घोषणा अडवाणी जी के समय की थी, मोदी जी ने पूरा किया। 1966 में हमने कहा था परमाणु विस्फोट करेंगे यदि हमें कभी सत्ता मिली। अटल जी ने आके 32 साल के बाद 32 दिन नहीं लगाए किया। हमारा फिक्स है, दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि नेहरू कहते थे जातिगत गणना नहीं होनी चाहिए तो आके ये कहेंगे भैया जाति जाति पूछी जानी चाहिए। नेहरू कहेंगे कि साहब
वो लिंग्विस्टिक लड़ाई के ऊपर उत्तर दक्षिण में भेद नहीं होना चाहिए तो आज यहां सब तरफ लड़ाई होनी चाहिए। तो गांधी कहते थे राम राज्य होना चाहिए तो 2007 में कहेंगे राम काल्पनिक। वहां पे क्या लिखना है, क्या बोलना है, बदलता है। हमारा कांस्टेंट है। और विनम्रता से आपकी पार्टी के लिए तो क्या कहूं साहब, आप तो वो पार्टी जब स्थापित हुई थी ये थोपे गए थे या नीचे से निकल के पकड़ लिए थे। आपके संस्थापक सदस्यों में साहब प्रशांत भूषण कहां गए, शांति भूषण कहां गए, आपके कुमार विश्वास कहां गए, किरण बेदी कहां गई, शाजिया इल्मी कहां गई। अरे और तो और छोड़िए, आपके एक लोकपाल थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल वाली टोपी पहनाने वाले एडमिरल रामदास, वो कहां गए। गुरु अन्ना हजारे ने अपने लिए लिख दिया आपकी पार्टी के लिए क्या था। तो आपकी तो स्थिति वो रही कि जिसे कहते ना देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी, तो वो एक अलग विषय था। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी पार्टी में बिल्कुल तय है कि किसी भी मुद्दे के ऊपर पार्टी का स्टैंड क्या होगा। कोई भी अध्यक्ष आएगा और कोई भी नेतृत्व आएगा उसी दिशा में कार्य करता हुआ आपके हिसाब से डॉटेड लाइन पे साइन करता हुआ आगे बढ़ेगा। देखिए मैं 10 सेकंड दे दीजिए। मलूक नागर साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सोमनाथ जी से 2 लाइन में जवाब ले लेती हूँ। सोमनाथ जी बोलिए। सुधांशु जी, आपने बड़ा अच्छा कहा। देखिए हमारे जो लोग तो लोग आते हैं जाते हैं, ये तो परंपरा रही है, लेकिन हम कभी ये नहीं करते कि भाई पार्टी में रख करके उनको जलील करें। जैसे आडवाणी जो जलील किया जा रहा है, हमारे माने जो मुरली मनोहर जोशी जी उनको जलील किया जा रहा है, हम कभी नहीं करते वो। नंबर 2, अब कारण क्या है ना कि जो आपने बातें कही, मुश्किल ये हो रहा है कि आपने ये तो नहीं कहा था कि भाई जो हमारी रेखा गुप्ता जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं कि भाई AQI कहना कि AIQ कहना कि IQ कहना। अरे भाई कुछ तो देख लिया करो कि आप किसको अपॉइंट कर रहे हो, कौन मुख्यमंत्री है कौन नहीं है। जिस प्रकार से अभी अच्छा एक बार और बता दूं सुधांशु जी, एक बार बता दूं आपको, अब ये मामला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं रहेगा। गुजरात में नंबर 2 पे आया है आम आदमी पार्टी, जो लेटेस्ट सर्वे आया है। आप कांग्रेस को दबा सकते हो, आम आदमी पार्टी को नहीं दबा सकते। हमारे नेता जेल जाएं, आप कब तक उनको जेल जाना मंजूर है, बैठे रहेंगे, मार खाना मंजूर है, और कभी आप कांग्रेस को आगे दिखाते हैं, कभी बाह फैलाकर स्वागत कर लेते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प देखना कि कई बार अभी कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, कल को कांग्रेस से लगेंगे झप्पियां मारने। ठीक है, मैं मलूक नागर जी के पास आते हुए, मलूक नागर जी, क्या जोश सहयोगी पार्टियों में भी बढ़ रहा है नितिन नवीन नए युग के सूत्रपात के साथ? मलूक नागर साहब। देखिए चित्रा जी, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा और उनके जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और जिनका नाम ही नवीन है, नया, एक नए युग की अभी शुरुआत हो रही है। जो 1947 तक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सोचा है उसकी नींव रखने की शुरुआत कर दी है। तो एनडीए के सभी साथियों को, सभी पदाधिकारियों को, सभी पार्टियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो मैं एक बात कह रहा हूं चित्रा जी, आज कांग्रेस तो पटल से गायब है और वो अब इनका दिक्कत क्या है कि कुछ ना कुछ तो बोलना है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी 75 के होते हैं तो उम्र ज्यादा हो रही है, अब 45 क्या है तो उम्र कम है। अगर एक सामान्य आदमी आ गया तो ऊपर से थोप दिया। अगर किसी ऐसे को बनाते जो पहला नामचीन था तो कहते वो तो तय ही था, इनके यहाँ प्रजातंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र है ही नहीं। तो इनको कुछ ना कुछ बोलना ही है, इनको विपक्ष में है तो विरोध करना ही है। और देश की जनता पहले वाली जनता नहीं है ये। अरे तो नागर साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सहयोगी दल अगर बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाते हैं तो विरोधी दल भी हाँ में हाँ शुरू कर दें? वो इसीलिए विपक्षी दल हैं कि वो बीजेपी में कमी खोजेंगे। अब आप लोगों का तो है ना कि बीजेपी के हर अच्छे में भी जो बात पसंद नहीं आया, हर किसी में हाँ मिलाना है। आपको भी तो दोनों हाथों में लड्डू चाहिए ना मलूक नागर साहब। चित्रा जी ऐसा नहीं है। जहां कहीं बात जनहित की हो, देश हित की हो, किसान हित की हो, हम अपनी बात को शालीनता से पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर कहते हैं। जरूरत पड़ती है कहीं तो किसी सामान्य पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी रखते हैं। लेकिन अगर बगैर मतलब के विरोध करेंगे ये और अच्छी बात का भी विरोध करेंगे और जिस पे पूरा डिटेल में होमवर्क हुआ उसका भी विरोध करेंगे और विपक्ष का मतलब कुछ ना कुछ तो कहना ही समझेंगे और एलओपी का मतलब बगैर मतलब के कुछ भी बोलो यही समझेंगे और वहां सामाजिक मुद्दे और देश के हित में, जनता के हित में नहीं टकरेंगे और कुछ का कुछ बोलेंगे
तो देश की जनता सब जान रही है, ये जेन जी सब जान रहा है, और ये करीब 65-66% के करीब जो नौजवान है वो सब समझते हैं। और इसीलिए सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, अब कुछ भी बोलेंगे, अरे हमारे एनडीए के बारे में तुम कुछ मत सोचो, कौन उम्र ज्यादा हुई, कौन नौजवान आया, तुम गिरेबान में झांको, अपने आप में आत्मविश्लेषण करो, और जो तुम अपने सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को नहीं संभाल सकते, तुम देश को क्या संभालोगे? तुम पे अपना सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन समझता नहीं, प्रदेश क्या संभालोगे, देश क्या संभालोगे? एडवाइज हमें कहेंगे एनडीए, जो देश में बिल्कुल तीसरी बार लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री हैं, और वो भी वो व्यक्ति जो 4 बार लगातार बैक टू बैक चीफ मिनिस्टर रहा हो, ऐसे में हमको ये ज्ञान बांटेंगे, फ्री का ज्ञान। अरे इस ज्ञान को अपने पास ले जाओ, अपनी पार्टी में मीटिंग करो और अपना विश्लेषण करो, आत्ममंथन करो, और कितना मतलब होमवर्क करना पड़ा होगा। 2019 में इन्हीं प्रधानमंत्री को लेकर, बीजेपी को लेकर कितना निशाना साधना पड़ता था। अब देखिए कितनी तारीफों में कसीदे गढ़ने पड़ते हैं। सहयोगी दलों की स्थिति भी बड़ी विचित्र है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, कब साथ आ जाए, कब साथ छोड़कर चले जाए, तो समय के अनुसार अपने स्क्रिप्ट चेंज करने पड़ते हैं। जूही सिंह जी अगर हमारे साथ जुड़ी हो तो प्लीज बताएगा। सुधांशु जी अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए आपके नए नवेले अध्यक्ष, नवीन युग, नया सूत्रपात, ये सब कहना बहुत अच्छा है, लेकिन आते ही जैसे उनके, हाँ बोलिए नागर साहब, बोल लीजिए बोलिए प्लीज। हाँ, एक लाइन में कह रहा हूं, जिस दिन कांग्रेस का अध्यक्ष बने खड़गे साहब, तो 3 साल खाली रहा। हमारा यहाँ पे एनडीए में या बीजेपी में एक दिन भी खाली नहीं रहा, और 83 साल एज, और दूसरों को एज का ज्ञान बांट रहे हैं, और पहले दिन ही सनातन धर्म के खिलाफ बोले। हमारे अध्यक्ष कितने शालीन, बिल्कुल आराम से चुपचाप, बिल्कुल अभी सामने भी नहीं आए, और बिल्कुल आराम से स्टडी कर रहे हैं, आराम से देख रहे हैं। और कल या परसों में जब आएंगे तो देखना, देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश की संस्कृति और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देश को कैसे तरक्की करा जाए, किस तरह अपनी बात रखेंगे। ठीक है, मलूक नागर साहब बड़े बागपटु हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बात कह ली। लेकिन सुधांशु जी, मैं उसी सवाल के पास, उसके बाद शशि रंजन जी मैं आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी देखिए, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, ये कहावत है, लेकिन उसको थोड़े इतर तरीके से मैं बात करते हुए, अध्यक्ष पद की कुर्सी मिलते ही 2 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आई। असम में घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा है, लेकिन वहां पर सरकार बनाने की चुनौती है। तमिलनाडु, जहां पर आप तीसरे चौथे नंबर की पार्टी रहते हैं, वहां पर अपने आप को ऊपर कैसे लेकर जाएगी बीजेपी। केरला जैसे राज्य में होने हैं विधानसभा के चुनाव, वहां पर स्थानीय स्तर पर तो आप भी बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिनाते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया निकाय चुनावों में, लेकिन जब विधानसभा की परिस्थिति होती है तो परिस्थितियां बदल जाती है। सुधांशु जी, तो अब आपके अध्यक्ष के सामने ये तमाम चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं, उनको हर जगह कमर कस कर उतरना होगा मैदान में। देखिए, पहली बात तो मैं कहूं, जो लोग हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी को कम आयु का बता रहे हैं, उनका अनुभव को देखते हुए, उनकी परिस्थिति को देखते हुए मैं उनको गलत नहीं मान रहा हूं। जहां 55 साल का युवा माना जाता हो, 70 साल की, 72 साल की बंगाल की बेटी कहलाती हो, और 70 साल की दलित की बेटी कहलाती हो, तो उन्हें तो नितिन नवीन जी 45 साल के किशोर वय के नजर आएंगे। तो ठीक है, वो अपने नजरिए से देख रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, तो वो सोच सकते हैं। हम तो और कहेंगे, बिल्कुल उनके हिसाब से तो हम बहुत ही युवा हैं, अध्यक्ष हम दे रहे हैं, क्योंकि 55 साल का युवा है, चिर युवा है, और वो चिर युवा ही नहीं है, वो चिर व्याकुल भी है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि वो बड़े सहज और सामान्य भाव से बात करते दिखें। खैर, अब हम आते हैं इसके ऊपर, जो आपने ये बात कही कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। चित्रा जी, सिर मुड़ाते ओले नहीं, शुभस्य शीघ्रम, भविष्य दिखाई पड़ रहा है कि एक नया प्रभात उभर कर आने वाला। इस बार आश्वस्त रहिए, बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग का ज्वार उठने वाला है। हम असम दोबारा जीतेंगे, पश्चिम बंगाल में पहली बार हमारी सरकार बनेगी, और तमिलनाडु और केरल में आप देखिएगा, केरल में तो गृह मंत्री जी ने कहा है, हो सकता है कुछ चमत्कारिक परिणाम नजर आए। इस विषय को लेकर बिल्कुल आश्वस्त रहिएगा। और हमारे अध्यक्ष के लिए एक और बात कह दूं, जो लोग बहुत जात की बात करते थे, आप सोचिए, एक ऐसी वर्ग का अध्यक्ष हमारी पार्टी ने चुना है, कायस्थ समाज का। यद्यपि कायस्थ समाज ने देश के लिए बहुत योगदान दिया, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, जेसी बोस, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, राजेंद्र बाबू, लोकनायक जयप्रकाश,
लाल बहादुर शास्त्री जी, मगर संख्या की दृष्टि से देखें तो वो बिल्कुल नगण्य सी स्थिति दिखाई पड़ती है राष्ट्रीय स्तर पे। अर्थात किसी कार्यकर्ता की कर्मठता और योग्यता को देख के निर्णय लिया है। ये जो दूसरी पार्टियां जात बिरादरी काउंट करके लेती हैं, तो संख्या की दृष्टि से इतनी कम जाति वाला कभी अध्यक्ष कोई दूसरी पार्टी नहीं बनाती। हमने लाल कृष्ण आडवाणी जी को बनाया था जो सिंधी समाज से हैं, जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पे। आज नितिन नवीन जी बने हैं जो कायस्थ समाज से हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस दृष्टि से समाज को देखती है। दूसरी बात मैं कह दूं, हमारे मित्र सोमनाथ भारती जी ने कहा हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर, तो भाई साहब आपके तो नेता अरविंद केजरीवाल जी IIT से पास आउट हैं और उन्होंने कोविड के समय क्या बोला था कि वैक्सीन का फार्मूला सरकार सभी कंपनियों को क्यों नहीं दे देती ताकि वैक्सीन जल्दी जल्दी बन जाए। भाई साहब वैक्सीन को ये चूरन का फार्मूला नहीं है जो सभी को दे दो, ये कोई लड्डू नहीं है जो बता दो सारा हलवाई मिला के बना देंगे। भाई साहब ये समझिए पैरासीटामोल जैसी टैबलेट भी उस कोविड के टाइम में अमेरिका हमसे आयात कर रहा था, क्योंकि हर फार्मास्यूटिकल को बनाने का अब ऐसी बचकानी बात, आपके सीएम और डिप्टी सीएम क्या बोले थे जब सिंगापुर जाने का उनको मौका नहीं दिया गया? मेयर्स कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर के रूप में जाना चाहते थे, और फिर जब सिंगापुर ने आपत्ति की तो कहते हमारे बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। अप्रैल 2021, कोई आज जाके चेक कर ले, अप्रैल 2021 में इनका स्टेटमेंट है और ट्वीट है। मगर अप्रैल 2021 तक भारत तो छोड़िए, दुनिया में बच्चों का कोई वैक्सीन नहीं बना था। और आपके तो कितने पढ़े लिखे थे, उनके मुंह से निकल गया दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, और उसमें खबर छपवाना कितना मुश्किल है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है। सोमनाथ भारती जी आप पढ़े लिखे हैं, जरा उनको समझाइएगा अपने मुख्यमंत्री जी को, वो है जापान का योमिनी शिमोरी। और न्यूयॉर्क टाइम्स तो अमेरिका का भी सबसे बड़ा अखबार नहीं है, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है यूएसए टुडे। मगर क्या बताइए तो IIT के ग्रेजुएट थे, जब IIT ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पहले आप अपने गिरबान में शशि रंजन जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। एक बार सोमनाथ भारती जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। आज अकेले वो विपक्ष के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, तो जरा मतलब उनसे जवाब लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बोलिए सोमनाथ भारती जी। की बात चल रही थी, वो तो नितिन गडकरी जी ने आजकल में कहीं कहा है क्योंकि हम लोग बहुत सीनियर हो चुके, हम लोग को रिटायर हो जाना चाहिए। तो 75 साल पे तो सवाल अंदर से उठ रही है। तो अगर सुधांशु जी बता दें कि भाई भाजपा कब नया प्रधानमंत्री देने वाली है इसी कार्यकाल में, तो वो हम लोग अच्छा रहेगा। दूसरी बात ही देखें, ये जो नाम गिनवाए सुधांशु जी ने, आपने देखा कभी? आज देश पहली बार जान पाया होगा कि श्री अरविंदो की जाति क्या है, स्वामी विवेकानंद की जाति क्या है। अरे भाई संतों महात्माओं की हम जाति नहीं देखते सुधांशु जी, वो तो पूरे विश्व के ब्रह्मांड के हैं। आप जाति अगर देखने लगे संतों महात्माओं में तो हो गया बेड़ा पार। इस देश का बेड़ा गर्क मत करिए, संतों महात्माओं की जाति और धर्म ना देखिए कृपया करके। वो इस राष्ट्र के एसेट्स हैं और पूरे दुनिया को एक यहाँ से इन्होंने एक फ्लाइट दिखाया है। स्वामी विवेकानंद जब वहां गए शिकागो में तो सिर्फ मतलब किसी जाति के बारे में बोले, वो पूरे भारत के बारे में बोले, वो पूरे भारतवर्ष की जो हमारी जो भी एसेट्स हैं, जो हमारा संस्कार है, उसके बारे में बोले वो। तो कृपया करके मैं माफी मांगता हूं आपसे, आप मेरे से बड़े हैं। और दूसरी बात आप देखिए, यूएसए ने इंडिया वाले वैक्सीन को मैं आपकी बात से सहमत हूँ सोमनाथ भारती जी, बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सिर्फ महापुरुषों की ही क्यों, फिर हम ये भी देखना छोड़ देना कि किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इस जाति को क्यों नहीं ये लोग आगे बढ़ावा देने का काम करते हैं। अब जाति में डूबी हुई तो सारी पार्टियां हैं, अपने आप को कोई भी एक पार्टी क्या इस बात का दावा कर सकती है? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि महापुरुष किसी जाति के नहीं होते हैं, लेकिन सर एक समय पर बताना पड़ता है। अगर किसी जाति को लेकर बार बार टारगेट किया जाएगा तो बताना पड़ता है कि उस जाति के लोगों ने देश के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया। और एक चीज, जब भी हम ये कहेंगे देखिए कायस्थ जाति तो 1% है, इनका क्या योगदान रहा है, 1% वाले को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, तो सोमनाथ भारती जी फिर बड़े महापुरुषों का नाम लेना होगा जो जाति धर्म मजहब के परे रहे, वो उसी जाति से ताल्लुक रखते रहे, लेकिन उसने भारत को महान बनाने में कितना बड़ा योगदान दिया है। तो इस नजरिए से जाति बताना एक दौर पे जरूरी हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात पर। बहुत देर से शशि जी हमारे साथ हैं, उनकी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, मैं जल्दी से ले लेती हूँ। अरविंदो जी का नाम, हाँ, पश्चिम बंगाल के। और सोमनाथ भारती जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पश्चिम बंगाल में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उनमें या तो ब्राह्मण समुदाय के ज्यादातर चेहरे रहे हैं या तो कायस्थ समुदाय के, क्योंकि बाकी देश के हिस्सों में कायस्थों की संख्या भले कम हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनकी अच्छी खासी आबादी है और जीत हार कायस्थ बहुत तय करते हैं। तो ये भी अपने आप में दिलचस्प है। शशि रंजन जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, शशि रंजन जी आप बड़े करीबी रहे हैं, जरा बताइए
नितिन नवीन जिन जिन तमाम चुनौतियों का जिक्र बीते आधे घंटे से हो रहा है, कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे? वो कौन सी क्षमता है जो आपको लगता है कि नवीन युग का सूत्रपात करेगी और बीजेपी अभी जिन जिन राज्यों में है वो और विस्तार करेगी नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद? चुनाव जीतने की शैली, हर कार्यकर्ताओं को किस जगह, किस सही जगह किस तरह उपयोग किया जा सके, इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को एक लंबा अनुभव रहा है और युवा मोर्चा से लेकर छत्तीसगढ़ के प्रभारी तक जमीनी स्तर पर उन्होंने कार्य किया है और चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका रही है। इसलिए तय है कि आने वाले आगामी सभी चुनावों में बड़ी मार्जिन से उनके नेतृत्व में हम लोग जीतेंगे और ये तय है। और एक नई ऊर्जा के साथ जो युवा पीढ़ी भारतीय राजनीति में अपना योगदान दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जयंती पर बनारस में बोला था कि 1 लाख सक्रिय युवाओं को राजनीति में लाना है, उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बड़ी भूमिका पूरे देश में रहेगी, ये विश्वास है। और उनके नेतृत्व में हर जगह चुनाव आगामी आने वाले में जीतना एकदम तय है। ठीक है सुधांशु जी, आपके पास आते हुए आपके ऊपर जातिवाद के आरोप लग गए हैं, उस पर मैं चाहूंगी आप जवाब जरूर दीजिए। वो कह रहे हैं महापुरुषों की जाति गिनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? सोमनाथ भारती जी ने आरोप लगाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं सोमनाथ जी, फिर मैं आपसे कहता हूं, आपके 2 मुख्यमंत्री हुए, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपनी जात की घोषणा की। केजरीवाल जी ने कहा मैं बनिए का बेटा हूं, आतिशी मरलेना जी ने तो ऑलमोस्ट रुआंसे होकर कहा मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं राजपूत हूं, मेरी माता का नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है। क्या बात कर रहे हैं साहब? और कांग्रेस ने तो अपने नेता राहुल गांधी जी की जाति ही नहीं गोत्र भी बनाया। इसलिए भाई साहब खुद मियां फजीहत तो दूसरों को नसीहत। और इतना ही नहीं, इतना ही सर, आपने अपने टर्न पे बोली है। देखिए आपने अपने टर्न पे बोली है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, आप लोगों ने तो हद कर दी। राहुल गांधी ने कहा आईआईटी का पेपर सेट करने वाले लोग अपर कास्ट के होते हैं, इसलिए दलित उसको पास नहीं कर पाते, दलित अगर बनेगा तो वो दलित सेलेक्ट होंगे। भाई साहब मूर्खतापूर्ण बात की पराकाष्ठा है। हमने भी आईआईटी दिया है और आपके भी नेता ने दिया होगा। मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड में दलित सवर्ण कहां से आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सवाल में, इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन में, कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, मैथमेटिक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दलित सवर्ण कहां से आ गया? हद हो गई है जात के नाम पे इस देश को लड़ाने के विदेशी खतरनाक षड्यंत्र की, और आप उस षड्यंत्र के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे भाई साहब। इसीलिए आपने बिल्कुल कहा, हमने तो ईमानदारी से कहा, जिन लोगों ने ये किया है, और मैं फिर कहता हूं कायस्थ समाज ने अपनी जनसंख्या के अनुपात के मुकाबले देश में बहुत अच्छा योगदान दिया है, इसलिए बताया। और किसी ने नहीं कहा कि वो अपनी जाति के कारण आए, योग्यता के कारण आए, इसलिए बताया। क्योंकि सभी लोग आजकल आपके ही नेता हैं, वो तो कहते फला की जात, ढिमाक की जात, और मजे की बात जब पार्लियामेंट से उनसे जाति पूछ ली गई तो भड़क गए। अरे मतलब अखिलेश यादव भी खड़े होकर बोलने लगे आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हो? बाहर कहते जात बताओ, जात बताओ, जात बताओ। जब अनुराग ठाकुर जी ने कहा था जिसकी जाति का पता नहीं वही सबकी जाति पूछ रहा है, तो भाई साहब ये अखिलेश यादव जी की पार्टी से हमारे साथ जूही सिंह जी आ चुकी हैं, बहुत देर से जुड़ी हैं, जल्दी से मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ। जूही सिंह जी, देखिए एक तरफ पीडीए की काट के तहत यूपी बीजेपी का अध्यक्ष लेकर आया गया, और वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से एक युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो 2027 में ये सब लोग मिलकर मुश्किलें खड़ी करेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि 24 में आसानी से नंबर 1 पार्टी समाजवादी हो गई तो आगे की राह बीजेपी छोड़ने वाली है इतनी आसान। जूही सिंह जी। चित्रा जी, 24 में आसानी थी कहाँ, हमने बहुत मेहनत की और हमारे कैंडिडेट्स ने भी बहुत मेहनत की, पूरी व्यवस्था पूरे शासन को हमारे खिलाफ लगाया गया, तब भी हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अभी मैं सुधांशु जी को सुन रही थी, मैंने पूरा डिबेट नहीं सुना। बार बार वो बात कह रहे थे कि आप आईआईटी में आपने किया होगा तो आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो व्यवस्था ऐसी है सुधांशु जी, आपने अग्री किया है कि आप जातिगत जनगणना कराएंगे। आपकी बात से तो यही लग रहा है कि आप आरक्षण के खिलाफ हैं, एकदम आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष और नए अध्यक्ष की यही विचारधारा रहेगी? दूसरी बात यह कि आपका नए प्रदेश अध्यक्ष, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, उनको शुभकामनाएं। तो चित्रा जी, आप भी तो कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर रही है ना कि पीडीए की काट
तो जाति तो फिर एक रियलिटी है जो सुधांशु जी की पार्टी एक्सेप्ट कर रही है। समाजवादी पार्टी तो हमेशा से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अन्य लोग जो अब भारतीय जनता पार्टी से बहुत दुखी हो चुके हैं, उनके बारे में सोचती है, उनके लिए काम करती है। कहा गया, हाँ एक बार और मैंने सुनी बस इस बात को, क्योंकि लेट जुड़ी हूँ, कि सक्रिय राजनीति में 1 करोड़ युवाओं को लाना है। किस विचारधारा के तहत लाना है, उनको क्या देना है कि आप जो विद्वेष की राजनीति उत्तर प्रदेश में फैलाते हैं, जो निरंतर आप विद्वेष करते हैं जातियों में, धर्मों में, इसी विचारधारा के तहत उन युवाओं को लाना है, या कुछ सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भावना, इन सब चीजों के बारे में उनको सिखाया जाएगा। युवाओं को जोड़िए, युवाओं को रोजगार दीजिए, युवाओं को आर्थिक रूप से एक लाइन में सुधांशु जी, चूंकि उन्होंने आरक्षण को लेकर आप पर हमला बोला है, एक लाइन में जल्दी से। वैसे तो पता नहीं जूही सिंह जी डिस्कनेक्टेड थी, आरक्षण का तो शब्द ही नहीं आया कहीं, उनको कहां से आरक्षण सुनाई पड़ा, तो फिर मैं बोल देना चाहता हूं। जूही जी, उत्तर प्रदेश में दलितों का आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रमोशन किस सरकार ने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने, और इसके साथ रेट्रोस्पेक्टिव खत्म किया पिछले प्रभाव से। तो हजारों संख्या में जो शेड्यूल कास्ट कर्मचारी थे वो डिमोट हो गए। सर आप बहुत बोल चुके हैं, आप जब महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, उसको जान से मारने की किसने कोशिश की? समाजवादी पार्टी ने। ये मायावती जी का स्टेट गेस्ट हाउस कांड में दिया गया बयान है। और दूसरी बात, अरे भाई अपने टर्न पे बोलिए भाई, कोई दूसरे। अरे भाई आप तो कब से बोल रहे हैं, हमको अभी 2 मिनट। ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म करें, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाना है। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का ये दिल्ली दफ्तर पूरी तरह दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मेरे ठीक पीछे आप जो चेहरे देख रहे हैं मुस्कुराते हुए, बड़े बड़े यहाँ पर कटआउट लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के, और नितिन नवीन भी आपको मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक उनकी झलक तो चुनावी प्रक्रिया की बात सामने नहीं आई है, लेकिन यकीनन वो कितने गदगद होंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्श से अर्श पर पहुंचने की एक ऐसी नवीन कहानी नितिन लिखने जा रहे हैं जो अपने आप में बेहद अविस्मरणीय, अभूतपूर्व है। लेकिन आगे आने वाली चुनौतियों से वो कैसे निपटेंगे, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।